बच्चों, बहुत दिन से आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी, रूबरू आपसे कोई बात नहीं हुई। सोचा आपसे लाइव बात करें हमेशा। तो आज एक नई शुरुआत हो रही है, वही जोश होश के साथ मुलाकात। ये जाता हुआ साल, जिसका आज सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे है, और उसका नया साल चालू हो जाएगा। और अपने इस बीते हुए साल में हमने कुछ हैबिट्स ऐसी हो जाती है जो लगता है यार कि दूसरे लोग देख के क्या सोचते हैं, उन्हें कहते हैं बैड हैबिट्स। कईयों को इसे पैर हिलाने की आदत होती है, कईयों को नाखून काटने की आदत होती है, कईयों को झुककर बैठने की आदत होती है, कईयों की चुटकियाँ बजाने की आदत होती है, कईयों के ऐसे लगातार क्रैकिंग कुछ ना कुछ आवाज़ निकालने की आदत होती है। ये जो है, एक दो दिन और कर लो, लेकिन नए साल में इन बैड हैबिट्स को छोड़ दो। और फिर हमारा आज ये नया सफ़र चालू हो रहा है, और इसको आज हम कर रहे हैं क्योंकि नया साल जो आएगा वो सोमवार को है, और जाते साल का अंतिम दिन रविवार को है, और मुझे मालूम है उसको आप सबको सेलिब्रेट करना है, अंतिम साल को अच्छी विदाई देनी है। इसलिए मैं आपके लिए वहाँ पर एक गले की फांस नहीं बनना चाहता, आप उसमें पूरा एंजॉय करें। इसलिए आज हम मिल रहे शनिवार को शाम को 5 बजे हमने इसको शुरुआत करने की कोशिश करी। एक नया सिस्टम लगाया था, इसलिए इसमें कुछ टाइम लग गया, टेक्निकली कोई बात हो गई। लेकिन अब ये जब नया साल स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024, जो हमारे साल का पहला दिन और सप्ताह का भी पहला दिन, लेकिन आपसे अब खुलकर होश और जोश की बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। हर सप्ताह के अंतिम 7वें दिन हमेशा शाम को 7 बजे होंगे हम साथ, और करेंगे खुलकर बात, और चलती रहेगी मुलाकात, क्योंकि हमें हमेशा साथ साथ। तो बच्चों, इस मुलाकात के लिए वही अपना यूट्यूब चैनल जिस पर मिल रहे हैं, और वही अपना अंदाज, टैगलाइन, #AskBM Sir एनी क्वेश्चन। आज तो एनी क्वेश्चन है, लेकिन अगली बार हम ये करेंगे कि आपको पहले बता देंगे इस वीक के संडे को। देखो, संडे भी क्या नाम है, संडे यानी रविवार, इतवार, यानी रवि यानी सूर्य का वार, और उससे बड़ा एनर्जी का सोर्स हो नहीं सकता। और आपको मालूम है, कलाम साहब कह गए, अगर सूर्य की तरह चमकना है, शाइन करना है, तो सूर्य की तरह जलना भी होगा, उस आंख को रखना भी होगा। और बच्चों, आप में तो गजब की आंख होती है, गजब की एनर्जी होती है, गजब की ऊर्जा होती है। बस बच्चे रहोगे तो ऊर्जा को कहीं भी अपनी सकारात्मक रूप से यूज करके जो चाहोगे वहां पहुंच जाओगे। ये तो बहुत छोटी मोटी बातें, एग्जाम तो बहुत छोटी सी बातें। अरे अभी तो सिलसिला चलता रहेगा, हर एग्जाम को जीतते चले जाओगे। ध्यान रखना, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं हो जाता, और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बन जाता। सिकंदरी बना कब था? कई बार हारने के बाद जब जीत का दौर चालू हुआ तो सिकंदर बना। अरे जीत का सिलसिला ऐसा रखना चाहिए, हारे की जीत जब तक फाइनल डे नहीं आ जाए, बोले पिक्चर अभी बाकी है। और जो ऐसे लेके चलता है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। इसलिए बनना हो तो मुकद्दर का सिकंदर बनो, जो दूसरों पर डिपेंड नहीं होता, अपना खुद डेस्टिनेशन डिसाइड भी करता है, और उसे पाके दम भी लेता है। ऐसे लोगों दुनिया दबंग कहती है, और ऐसे लोगों दुनिया सलाम करती है। तो बच्चों, ये सिलसिला शुरू हो रहा है। आज आपकी इच्छा हो कुछ भी पूछिए, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक। मैं भी आपके कमेंट बॉक्स में आप जो लिखेंगे उसको देखूंगा। अभी आज हम मिल रहे 5 बजे, लेकिन आगे से ये सफ़र जो कभी थमेगा नहीं, सिलसिला चलता रहेगा। हम मिलेंगे हर सप्ताह के अंतिम दिन रविवार, जहां आप बिल्कुल पढ़ाई का अपना जो भी ट्रैक, उससे आने जाने की जो पढ़ाई होती है, क्लास की पढ़ाई होती है, उससे फ्री होंगे। उसमें आपका कोई शेड्यूल मॉर्निंग शिफ्ट का, कोई इवनिंग शिफ्ट का नहीं होगा, कोई आपका ऐसा नहीं होगा, और टेस्ट देके फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद 7 बजे आपसे मुलाकात करेंगे, और पहले से आपको बता देंगे कि आज का टॉपिक क्या है। कभी आपसे बात करेंगे एकेडमिक की, कभी बात करेंगे आपसे मोटिवेशन की। वो मोटिवेशन तो चलता ही रहेगा हमेशा, और सबसे अच्छा होता है खुद का मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। और वो तरीका क्या होता है, कुछ करके ऐसा दिखा दो कि खुद को लगे यार क्या मजेदार बंदा है, तेरे में दम है यार, बंदी तेरे में दम है। क्योंकि हर में दम है, क्योंकि हर में सबसे बड़ा गम को दूर करने की वो पावर स्माइल है। तो बस उसमें आपको बता देंगे, कभी मोटिवेशन का सेशन होगा, कभी आपके लिए एकेडमिक का सेशन होगा, कभी आपके लिए कैरियर गाइडेंस का सेशन होगा, और कभी आपके लिए हर बार लाइव सेशन होगा।
लाइव मुलाकात करेंगे, खुलकर बात करेंगे और मस्ती से जो प्रॉब्लम बोलेंगे उसका वहीं तुरंत समाधान करेंगे। और कभी आपके लिए नॉन एकेडमिक जो भी आपकी कोई बात हो उसका चर्चा करेंगे। कोई भी आपकी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की दिक्कत हो, खुलकर पूछिए, डोंट हेजिटेट। हमारे और आपके बीच में, मेरे आपके बीच में किसी प्रकार का कोई भी दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई हिचक झिझक नहीं होनी चाहिए। और वैसे बच्चे हो तो बच्चों को तो कभी शर्म करनी नहीं चाहिए। बच्चों को तो हर जगह मस्ती के अंदर कह रहा हूं बेशर्म होना चाहिए। खाने पीने के अंदर भी टूट पड़ो बेशर्म की तरह, और जहां भी हो एनर्जी को उस जगह पूरे टूट पड़ के, पढ़ाई के पीछे भी टूट पड़ो, पीछे पड़ जाओ। वरना हो कुछ दिक्कत आ रही, आराम से अधिकार पूर्वक पूछिए, उसको आपको कहा जाएगा अपने प्रति आप ईमानदार हैं, आप अपनी चीज को छुपा नहीं रहे हैं, अंदर किसी चीज को घोटने के लिए छुपा नहीं रहे हैं। ऐसा खुलकर अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रह के आप जो चाहें खुलकर पूछिए। तो उसमें आपका सेशन जो होगा उसमें आप लाइव के हिसाब से कोई बात करना चाहे, कोई समस्या हो आराम से बात कर सकते हैं। कोई आपकी ऐसी बात हो तो आप मुझको मैसेज कर सकते हो, मैं अलग से आपसे बात कर लूँगा। और जो सबके लिए फ़ायदे करे उसको खुलकर लाइए सामने। कई बार एक की प्रॉब्लम कईयों की प्रॉब्लम के रूप में बाद में साबित होती है, और जब सॉल्यूशन मिलता है तो कईयों के चेहरे पे मुस्कान आती है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा लेट शुरू हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और मैं चाहता हूं कि आपका कहीं पे भी टाइम, इसलिए जल्दी से आपके साथ जुड़कर आपके देखते कमेंट बॉक्स में क्या क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। बच्चे ने पूछा है सीबीएसई बोर्ड पर फोकस करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। बहुत सीधी सी बात है, सीबीएसई बोर्ड जो है सब्जेक्ट तो वही है, बस अंदाज क्या क्या फंडामेंटल, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या उसकी एप्लीकेशन। अगर वास्तव में आप एप्लीकेशन कर पा रहे हो तो फंडामेंटल तो आपका क्लियर है, कंसेप्ट बिल्डिंग तो हो गई है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में चाहिए प्रेजेंटेशन, क्योंकि वहां पेपर का नाम है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट एक्टिव, सब्जेक्ट में कैसा पूछा है वैसा जवाब देना, दैट इज एक्टिव। और उसमें वो आपका एक वर्ड का क्वेश्चन है कि एक लाइन का है कि लिमिटेड वर्ड्स का है, डिस्क्रिप्शन है, कोई डेरिवेशन है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई पैराग्राफ क्वेश्चन है, किस तरह का है उससे जवाब देना है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज के लिए कंसेप्ट बिल्डिंग है तो बस क्वेश्चन कैसा पूछा उससे आप जवाब दे सकते हो। इसलिए आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए पढ़ाई अलग से नहीं करनी है, केवल आपको अपने लिए जिस तरह से पूछा जाता है उसके लिए अपने को अभ्यास करके आदत पे लाना है। और इसका बेस्ट तरीका है, आप अपने लिए प्रीवियस अगर 5 साल के पेपर भी अगर देख लेते हैं, ये बात बता रहा हूं पते की बात है, एक तरह से लगभग 80% 85% पेपर आउट कर रहा हूं आपका अभी से ही। 5 साल के पेपर को अगर आप ढंग से कर लोगे तो उसमें से लगभग आपका 80% 85% पेपर वहीं दिखावा करावा मिल जाएगा। क्योंकि जिसको भी पेपर बनाने के लिए भेजते हैं, वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, उसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक का सेट देते हैं, 5 साल या कभी 10 साल। मैं तो 5 साल ही बहुत होता है, और उससे बोलते हैं आप इसके अकॉर्डिंग पेपर बनाइए। तो इतनी ईमानदारी से मेहनत नहीं करता कि हर क्वेश्चन नया बनाएगा, वो उनमें से कई क्वेश्चन लेता है, कई ऐसे क्वेश्चन लेते सदाबहार हो तो उनको भी रख देता है। तो आपका उससे पहले से कॉन्फिडेंस रहेगा। और फिर जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, नेचर के अकॉर्डिंग आपने उसको डेवलप किया है, कंसेप्ट बिल्डिंग करी है, तो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस होते हैं, भले बोलने में उसकी कई वैरायटी हो, लेकिन उनमें सब्जेक्ट की गहराई नहीं होती, कोई जकड़ पकड़ नहीं होती। जहाँ जकड़ पकड़ गहराई है वहां तो आती बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो होती एप्लीकेशन। लेकिन जब आपका बेस अच्छा बन जाएगा तो आप केस भी अच्छा कर लेंगे। तो ऑटोमेटिक मान के चलिए सीबीएसई बोर्ड की तैयारी सब्जेक्ट की कंसेप्ट बिल्डिंग की तो हो गई है। अब आपको बस केवल अपने को बोर्ड पेपर की प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट में एक्टिव करना है, तो उसको पैरेलल में आप टाइम देते रहिए। आपके पास 24 घंटे हैं, आप 12 रनिंग बच्चे, सीधी सी बात क्वेश्चन दिख रहा है आपका अपना जो सब्जेक्ट है उसमें। अगर आपकी क्लासेस जहां पर भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कल एक सेशन लिया था, वो आप उसको देख सकते हो, उसमें बताया मैंने कि आप अपने लिए 24 घंटे में से आराम से 7 घंटे तो बिल्कुल सोइए, उसको आप देख सकते हैं, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। 5 घंटे अपना नहाना धोना, तैयार होना, खाना पीना, हल्का सा पावर नैप लेना लंच के बाद, बीच में पढ़ाई के ब्रेक लेना, इन सबको मिला के 5 घंटे मान लो, बाकी रह गए 12 घंटे। 12 घंटे में अगर आपकी पढ़ाई का कोर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ट्रैक का खत्म हो गया है, तब आपके अपने रूम पर आपके सेल्फ स्टडी की पढ़ाई का टाइम रह गया है। इसमें आप प्लान कर लीजिए कि आप अपने 6 घंटे या ज़्यादा हो रहा है तो 4 घंटे कम से कम सीबीएसई बोर्ड के लिए प्लान वे में बना लीजिए,
और बाकी रिमेनिंग जो 8 घंटे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लगा सकते हैं। आपने अगर अपने लिए 1 महीना भी अल्टरनेट डे भी अगर आपने अपने सीबीएसई बोर्ड के लिए देखना चालू कर दिया तो भी आपके आराम से ऐसे मार्क्स आएंगे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको रोकेगा नहीं। मैंने आज तक नहीं देखा, 35 साल के सफर में इतना लंबा अनुभव हो चुका है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला कि सीबीएसई बोर्ड में फेल हो गया हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका टॉप रैंक आया हो, ऐसा नहीं। किसी का अटेंडेंस शॉर्ट हो गई वो अलग बात है कि एग्जाम के साथ उसका आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं आया, उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तो फोड़ डाला और मालूम पड़ा उधर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड के एग्जाम में रोक डाला, ऐसा नहीं हुआ। वहाँ कोई रोक टोक नहीं आती। ठीक है बेटा, तो आराम से कर सकते हो। आप लिख रहे अभी मैं कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन फादर ने कहा अभी बोर्ड पे फोकस करो, तो मेरी बात को फादर तक पहुँचा देना, बोलना कि अगर ये तैयारी अच्छी हो रही है, सब्जेक्ट का बेस बन रहा है, फंडामेंटल हमारा अगर कंसेप्ट बिल्डिंग हो रहा है तो हम आराम से उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। और सर ने आज बताया 5 साल के पेपर देख लेंगे तो उससे हम आराम से अबाउट 90% मार्क्स लेके आ जाएंगे। और नो डाउट फादर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एक पेरेंटल एग्जाम होता है, तो पेरेंट्स को उसमें भी एक अच्छा स्कोर चाहिए, एक अच्छा परसेंटेज चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है मेरी इस बात को फॉलो करके आप पेरेंट्स को गिफ्ट जरूर देंगे। मेरी बात से अगर सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अगर बात समझ में आ गई तो। एक रजनीश बेटा पूछ रहे हैं फिजिक्स इंप्रूव करने के लिए क्या करें। कोई भी सब्जेक्ट उसका एक नेचर होता है, वो तभी आपके साथ जुड़ेगा जब उसको आप उसके नेचर के अकॉर्डिंग डील करें। अब बोला फिजिक्स, तो फिजिक्स का मतलब एक नेचर है। नेचर को कभी रटा नहीं जाता, हमेशा समझा जाता है। और नेचर यानी प्रकृति, उसको हम अगर देखें तो पूरा याद नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नेचर रखेंगे तो उसको हर जगह समझ सकते हैं। और समझने पे हमारा ब्रेन इनफाइनाइट नेचर का होता है, इनफाइनाइट पावर होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग पावर के हिसाब से। सबसे पहले फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए एक सिंपल तरीका यह है कि आप जो भी उसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं वो 11 का हो कि 12 का हो, आप उसमें क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो केवल सर को देखो नहीं, ध्यान से सुनो, और केवल सुनो नहीं ध्यान से समझो। और समझने में अगर आपकी समझ की सोच कुछ अलग आ रही हो और सर कुछ अलग कह रहे हो तो उसमें अपनी सोच को छुपाओ मत, सर से उस सोच को इंटरेक्ट भी करो, उसको लाके बिना किसी शर्म के डिस्कस भी करो। हो सकता है कई बार आप जो सोच रहे हो वो सर को बड़ा मजा आ जाए, यार क्या बेटा क्या सोचता है, क्योंकि कहते हैं जितनी मुंडी उतनी बुद्धि। तो अगर आपने ये तरीका रखा तो आप फिजिक्स को ओपन तरह से, वैसे हर सब्जेक्ट का तरीका ही होता है, ओपन तरह से उसको डील कर रहे हो, उसको पूरा फील करोगे फिर, और जब फील करोगे तो उसमें स्कोर की झील करोगे, अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब रहती बात, अगर मैं ओवरऑल फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसमें आप अपना देखो कि कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका अगर गलत हुआ तो वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से गलत हुआ या थॉट से गलत हो गया। अगर आपका थॉट गलत लगा है तब तो फिजिक्स कमजोर है। लेकिन अगर आपका कोई मैथमेटिकल पार्ट, कोई मान लो कैलकुलस है, कोई ग्राफ है, या कोई मान लीजिए अलजेब्रा कैलकुलेशन है, या कोई अंडर रूट स्क्वायर रूट है, या कोई पावर सॉल्व करने की बात है, या कोई ट्रिग्नोमेट्री है, या कोई लॉग है, इसमें जाके अटक रहा है तो फिर आपकी फिजिक्स नहीं, आपकी मैथ्स कमजोर है। आपको फिर मैथ्स को इंप्रूव करना चाहिए, मैथ्स के टूल को शार्प करना चाहिए। बेटा समझ रहे हो रजनीश? और फिर फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर हम देखते हैं तो फॉर्मूला कई बार हमारे एक चैप्टर में सारे फॉर्मूले जैसे नहीं होते, जब पढ़ते तो अपने आप डील कर लेते हैं, यार ये फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा दिखने में डरावना है, इस पर ज़्यादा पावर 3/2 5/2 कभी ऊपर कभी नीचे कहाँ आ रही है। तो हर चैप्टर में जब आप चैप्टर को पढ़ लेते हो, जो बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है, रजनीश के इस क्वेश्चन के जवाब से वो भी समझ ले, पढ़ते समय लग जाए कि ये फॉर्मूला हमको गच्चा दे सकता है, स्लिप हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, लिखने में गलती कर सकते हैं, भूल सकते हैं। तो हर चैप्टर में अगर मान लो 10-12 फॉर्मूले तो उसमें 2 ऐसे फॉर्मूले होंगे जो आपको इस तरह से परेशान कर सकते हैं। उनको लिखने की आदत डालो। अपने रजिस्टर में 2 गियर में पढ़ाई करा करो। जब नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो फॉरवर्ड गियर में आप पन्ने पे ऐसे लिख रहे हो, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमेशा रुक के जाते हैं, पीछे ले जाते हैं। ये पढ़ाई में आदत होती है बचपन से। पीछे हम रफ कैलकुलेशन भी करते हैं क्योंकि हमको दिमाग से मन से नहीं हो रही, ऑरल नहीं हो रही, इसलिए पीछे जाके करनी पड़ रही, रिटर्न में करनी पड़ रही, आ रहा कुछ ध्यान पढ़ाई। ऐसे आप पीछे चले गए और जाके उस फॉर्मूला लिख लिया जो आपको अजीब सा लगता है, कोई कंसेप्ट कभी ऐसा लगा उसको पीछे लिख लिया। तो आपको अपने आप लगे जो जो पीछे लिख रहे हो वो चीज़ वो है जिसको बाद में आपको वापस देखना है। ये हो जाता है उस चीज़ का रिवाइज, रिवीजन। रिवीजन का मतलब रिवर्स गियर स्टडी।
तो जब आपने उसको रिवर्स में लिखा, पीछे लिखा है, तो आपको मालूम पड़ेगा रजिस्टर में फॉरवर्ड गियर में पढ़ाई नॉर्मल चल रही थी, जहां रुककर पीछे लिखा इसका मतलब रिवर्स गियर है, और वहां पर हमको उसको ध्यान से देखना है। अब कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी चैप्टर मन में इमेजिन करिए, आप उसको लेके कर रहे हो, फॉरवर्ड गियर में वो टाइनी पॉइंट चल रहा है, फंडामेंटल चल रहा है, सिंपल फॉर्म में चल रहा है, और जहां पे भी कोई झटका लगा आप पीछे गए और वहां उसको लिख लिया, तो आपके हर रजिस्टर में जो जो चीज पीछे लिखी है बस उसी के पीछे पढ़ना है। वही आपकी वहां पे वीकनेस बन सकती है, वही आपके टाइम के साथ हॉलो ब्लॉक्स हो सकते हैं, उन्हीं को रिवीजन में आपको ढंग से टाइम देके सॉलिड करना है और अपनी स्ट्रेंथ बनानी। आ रही बात समझ में? अब आता है एक तरीका और जो हर सब्जेक्ट में काम आएगा। मान लीजिए बच्चों की कई बार शिकायत होती है, जब स्कोर नहीं आता तो लगता है फिजिक्स इंप्रूव नहीं हुई क्योंकि यहाँ स्कोर नहीं आ रहा। ये मत सोचा करो, ये सोचो कि अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हो, तो ऐसा तो नहीं आप क्वेश्चन करने के अंदर सर में क्लास में क्वेश्चन करा रहे हैं, सर ने क्वेश्चन को पढ़ लिया, सर ने समझ लिया, सर ने आपको बोल दिया बेटा अब इसको निकालो, और फॉर्मूला भी लिख दिया और बोला अब आप करो, तो आप कहाँ कर रहे हो? पूरा क्वेश्चन तो सर ने कर दिया, उन्होंने पढ़ लिया, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने सोच लिया, क्या करना आपको बता दिया, क्या रखना वो भी दिखा दिया। आप तो केवल सिंपल से गुणा भाग कर रहे हो, कहाँ फिजिक्स कर रहे हो, कहाँ थॉट आपका डेवलप हुआ, कहाँ आपका दिमाग चला, केवल आपका पेन चल रहा है, ब्रेन कहाँ चला। इसलिए जो टीचर्स वो भी इस बात को ध्यान सुने, मैं भी टीचर रहा हूं, हमेशा बच्चों को क्लास में चेक करके घर के लिए भेजो, वहां उनसे कुछ क्वेश्चन करा के देखो, क्योंकि बच्चा आपको लेके सर को लेके नहीं जाएगा, अपने सर को लेके जाएगा, और उसका वो पूरा सॉलिड होना चाहिए। वो कब सॉलिड होगा? जब उसने अच्छी तरह से क्वेश्चन से लड़ने की आदत करी होगी, खुद ने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, समझा होगा, सोचा होगा क्या करना है, डिसाइड किया होगा, और फिर उसके बाद प्रोसेस को फॉलो किया होगा। इसलिए ये तरीका इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपके लिए एग्जाम में कोई सर साथ में नहीं होंगे। ये तो हो गई क्लास के अंदर, भाई ऐसी बात आती है, बच्चे कहते हैं सर क्लास में तो क्वेश्चन हो जाते हैं, घर जाके नहीं होते। होगा कईयों के मन में क्वेश्चन, मैं जवाब में कई क्वेश्चन निकाल दूंगा, उसके जवाब आपको दिख जाएंगे कि भाई क्लास में तो हो जाता है सर, तो क्लास में सर साथ होते हैं, लेकिन एग्जाम में और रूम पे सर साथ नहीं होते। और एक दूसरा जहर और होता है, जब आप रूम पर कर रहे होता ना, तो आप कोई मॉड्यूल एक्सरसाइज है उसका आप क्वेश्चन कर रहे हो, पीछे उसके आंसर की भी आप क्वेश्चन करते हो, आपका आंसर निकला, मिला के देखा पीछे और यार नहीं मिला, अच्छा ये होगा, और मान लिया। क्या एग्जाम में वो आपके लिए रिहर्सल टेस्ट का एग्जाम हो, वो आपका मॉक टेस्ट एग्जाम हो, या फाइनल डे एग्जाम हो, कि आपको कोई आंसर की मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये मीठा जहर है जो हमारा खुद से परिचय ढंग से नहीं होने देता। मालूम ही नहीं पड़ता पर्दे में क्या बातें छुपे रह जाती है, हमारी कमजोर हमको ही नहीं मालूम पड़ती, हमारा हमका खुद से परिचय नहीं हो पाता, हमारी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस मालूम ही नहीं पड़ पाती। इसलिए बच्चों वहां पर जैसे एग्जाम होता है, अपने को आप एवोल्यूट कर रहे हो, अपने को चेक कर रहे हो, अपने को एग्जामिन कर रहे हो, तो वहां भी तरीका ऐसा होना चाहिए, वही माहौल लाना चाहिए जो फाइनल एग्जाम में होता है। वहां कोई एग्जामिनर होता है, वहां कोई इन्विजिलेटर होता है, कोई आप पे लगातार आपको वॉच कर रहा होता है। तो वहां खुद की अदालत में खुद का एक वॉचमैन बन जाओ, खुद का बन जाओ एक इन्विजिलेटर, और ये मान लो कि कोई आंसर की नहीं है, मेंटली मान के चलो कोई आंसर की प्रेजेंट नहीं है, पहले उसको एक पेपर मान के, एग्जाम मान के, एक टाइम बाउंडेड उसको पूरा सॉल्व करो। वही तरीका जो एग्जाम में होता है, टेक इट इजी मेक इट इजी। पहले उस मॉड्यूल एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन आपसे एक बार में जाते हैं उनको कर लो, आंसर चेक नहीं करना है, फिर अगले राउंड में जो जाते हैं उनको कर लो, और जैसे टाइम लिमिट के हिसाब से बच गया अलार्म, अब लो आराम, आराम से करो। अब मेन काम आंसर किसे मिला के देखो कितने आंसर आपके मिलते हैं कितने नहीं मिलते। ये बच्चों होगी रियल टेस्टिंग, यहां से आएगी आपका रियल पिक्चर, यहां से आएगी आपका रियल मिरर कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। समझ रहे हैं? तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। जब हम ऐसे करेंगे ना तो फिर ये आ जाएगा जो क्वेश्चन हम यहां कर सकते हैं वो कहीं भी कर सकते हैं। अगर हम कोई भी क्वेश्चन सब्जेक्ट का या चैप्टर का मैं कर सकता हूं तो सिलेबस तो वही है, तो इससे बनाएगा कोई भी तो उसको भी मैं कर सकता हूं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं क्वेश्चन बोला कम करो लेकिन अपने दम पर करो, कम करो बोला गम मत करो लेकिन अपने दम पर करो। और जो इस दम पर करता है वो हरदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल पे जाके दम लेता है, उसका लगातार अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहता है। तो ये मेरे बातें कर ली हैं कई, जिसके अंदर रजनीश का जो क्वेश्चन था तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको रियल टेस्टिंग करनी है, अपनी रियल स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस उसको मालूम करना है, तो ये आपका तरीका होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन और आए हैं। एक है रमा साई ने पूछा है कि कंसिस्टेंसी और टेस्ट कितने दें ऐसे। कंसिस्टेंसी और टेस्ट, भाई अभी कहा था कम करो एकदम,
ऐसी बात टेस्ट की भी है। टेस्ट कम करो नहीं, जो करो ढंग से करो, ईमानदारी से करो, रियल टेस्टिंग करो, बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में करो जो वहाँ होता है। ये नहीं कंफर्ट जोन के अंदर एसी में बैठ के कर रहे हैं, कंफर्ट जोन के अंदर अपने आराम से घूमते फिरते कर रहे हैं, कभी कहाँ जैसे सिटिंग तरीका होता है ना एग्जाम में, बिल्कुल वैसे टेस्ट दिया करो। जो टाइम होता है लगभग उसी टाइम स्लॉट में टेस्ट दिया करो। अगर आप नीट के हिसाब से बच्चे हैं तो आपको मालूम है कि यार टाइम मेरा है 2 से शाम को 5:20 तक, वो 200 मिनट का सफर, दोपहर में 2 से 5:20, जबकि हमको मालूम दोपहर में 2 से 5:20 अगर किसी ने लंच बहुत हैवी करा होगा तो लपक के उसको तो नींद आ रही होगी, सुस्ती आ रही होगी, लेजीनेस चल रही होगी बॉडी में, लिथार चल रहा होगा, इजंट इट, यस और नो। लेकिन हमको ध्यान रखना होगा कि हमें अगर 2 से 5:20 एक्टिव मोड में चलना है, पूरी एफिशिएंसी अपने को प्रोड्यूस करना है, अपना रिटर्न पूरा करना है, तो हमको वहां पर ऐसा लंच के हिसाब से फ्यूल लेना होगा, ऐसा डोज रखना होगा ताकि ऐसा नहीं कार आके घोड़े बेच के सोने की स्थिति हो जाए। नहीं, फ्यूल टैंक होना चाहिए, लेकिन क्या ले रहे हैं, इनटेक क्या कर रहे हैं, ताकि हमारा वो टाइम एक्टिव मोड में रहे 2 से 5:20। तो ये टेस्ट देने का टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है, पैटर्न के हिसाब से जो है उसके हिसाब से, और अभी जो बोला आंसर की उसके हिसाब से। तो जो टेस्ट दे रहे हो उसको जब देने जाओ तो मान के चलो जुनून नहीं होना चाहिए कि मेरा मान लो नीट का एग्जाम है, मेरा जेईई मेंस का एग्जाम, मेरा जेईई एडवांस का एग्जाम है, मेरा जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम उसका एग्जाम है, कोई भी लाइन हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी हो, कोई भी एग्जाम हो, वो जुनून लेके चलो। वो आपको जब जुनून होगा ना तो आपका अलग तरह से अंदाज होगा, अपने प्रति अलग कमिटमेंट होगा, अपनी अदालत में कोई आपका अलग जज्बा होगा, और जब वहां देने चले जाओ तो पूरा मान के चलो और कोई है ही नहीं, बन जाओ अर्जुन। अर्जुन को दूसरे की प्रेजेंस महसूस नहीं होती है, और फिर अपना बेस्ट करने का जो टाइम लिमिट है उसमें करिए, और जब उठ जाओ बोले जरा देखें आज क्या मिरर रहा। टेस्ट देने का मालूम पड़ेगा एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, एक्चुअल वीकनेस क्या है। और जब फ्री हो जाओ और अपने लिए जो भी आपका पीजी है, रूम है, हॉस्टल है, घर का रूम है, स्टडी रूम है, जब वहाँ पहुँच जाओ तो आराम से पहले ये कुछ खाने पीने के कुछ दिखने की नहीं आनी चाहिए। ये देखें पेपर ने कितना पानी पिलाया, पानी मत पीना उससे पहले, और पहले ढंग से अच्छी तरह से उसका पेपर का पोस्टमार्टम करना, एनालिसिस करना, और देखना एक्चुअली क्या आपकी सीली मिस्टेक हुई है, क्या आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक हुआ है। वो रियल स्ट्रेंथ वीकनेस आने के बाद आराम से बोलना आज मैंने अपने रियल अपना एनालिसिस कर लिया है, कोई चीज़ पर्दे में नहीं है, पेपर का एक तरह पोस्टमार्टम कर दिया है, और फिर बोलना पिक्चर अभी बाकी है, क्या बाकी रह गया, सामने आ गया, अब कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। और ऐसे चलोगे तो फाइनल डे आपके पिक्चर की हैप्पी एंडिंग होगी, पक्की बात। जो मॉक टेस्ट हैं, जो आपके टेस्ट हो रहे हैं, कोई टेस्ट मिस नहीं करना चाहिए। कभी भी लगे तैयारी नहीं हुई तो बोले कौन सा फाइनल डे है, अरे ऐसे आइडिया लग जाएगा। कई बार ऐसे चले गए टेस्ट देने, क्यों, एक 3 घंटे 20 मिनट की प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर नीट की बात है, जेईई मेंस के बाद 3 घंटे की प्रैक्टिस हो जाएगी, वापस से वो प्रैक्टिस कुछ ना कुछ अनुभव को मजबूत करेगी, वो कोई चीज़ जाया नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं हुआ कुछ भी समय, आपने अपने आप को वापस उसी फ्लो में मेंटेन किया। एक बार ऐसे ही चेक कर लिया कंटेंशन के हिसाब से हमारी ये पावर ऑफ कंटेंट क्या है। कई बार लगता है सब भूल गए, लगता है रिवीजन नहीं किया, और मालूम पड़ा आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन आप चले गए यार टेस्ट तो दे के आते हैं, कुछ तो फायदा ही होगा, और फिर आपको लगा जिसको आपने रिवाइज नहीं किया था सामने क्वेश्चन आया वो तो हो गया, क्योंकि आपको ध्यान आया इसको पढ़ा ढंग से था मैंने। जब ढंग से पढ़ा होता है पहली बार में तो वो चीज यहां पे ढंग से पढ़ी होती है, उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो जाता है बच्चों। और फिर जो क्वेश्चन सामने आता है हेल्पर होता है। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, अच्छा इस सब्जेक्ट का है, अच्छा इस चैप्टर का है, अच्छा इस टॉपिक का है, और जैसे आर्टिकल पढ़ के खत्म हुआ 3-4 लाइन का जो भी था, और ये तो हो गया, क्योंकि फ्रेमर जो लिखने वाला वो भी आपका हेल्पर होता है। इसलिए बच्चों कभी फाल्स फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि उसको बहुत टाइम से देखा नहीं, ये आना चाहिए उसको पढ़ा कैसे था, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, वेल बिगन हाफ डन। वो जिसका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है वो हमेशा कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ा होता है। केवल आपको बस क्वेश्चन जब सामने आता है वो ऑटोमेटिक उससे कनेक्ट करता है, और जब वो कनेक्शन होता है तो अपने आप अंदर से वो स्मूथली आपका ये दिमाग जो कि बिल्कुल आपका साथ देने के लिए तैयार है, आपको साथ देते हुए गाइड करता है, और आप उस क्वेश्चन को भी कर जाते हो। इसलिए कभी इसकी चिंता ना करना। और क्वेश्चन आए हैं बेटा, जिसका जवाब आ रहा है अगर संतुष्ट हो तो उसका हिसाब से लिखें। महादेव कुमार कह रहे बिहार से प्रणाम स्वीकार करें। अरे बेटा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आप लोगों से एनर्जी मिलती है। शौर्या पूछ रहे हैं मेरे जेईई मेंस में अच्छे नंबर आते हैं लेकिन एडवांस में नहीं, मैं एलएन नर्चर में हूँ,
क्या स्ट्रेटजी लगाऊं? देखो दोनों का एक अलग अलग नेचर है। जेई मेंस मतलब वहाँ मेन वही है चीज़, नाम ही मेंस मतलब ये है कि आपका सिलेबस अगर जितना अच्छा कवर होगा, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो एडवांस में नहीं होते तो बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन आपने सब सिलेबस को कवर करके, जहाँ वो कई बार स्कोरिंग क्वेश्चन लेके आते हैं, और टाइम के साथ एक आपका क्या होना चाहिए, अच्छी एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड के साथ और प्लस एक्यूरेसी, वो तो आपका हो गया क्या जेई मेंस। लेकिन एडवांस का मतलब है डेप्थ तक, सब्जेक्ट की गहराई तक। जैसे कहीं बोरिंग करते हैं ना, तो बोरिंग करके पानी निकलता है, लेकिन देखिए पानी का देखिए डायमीटर क्या आ रहा है, फिर और नीचे गए तो और डायमीटर बढ़ा, और पानी की टेस्टिंग के हिसाब से क्वालिटी भी अच्छी हुई, तो जब तक अच्छा पानी नहीं निकलता तब तक बोरिंग की डेप्थ बढ़ाई जाती है। ऐसे आपके एडवांस में सब्जेक्ट में, और पानी बोरिंग के हिसाब से ये अंडरग्राउंड वाटर होता है, और ये अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, नीचे आपस में पूरा कनेक्ट होता है। आप कहीं भी बोरिंग कर रहे हो, वहां का पानी हो कि आप जहां बोरिंग कर रहे हो आपके घर के बोरिंग का पानी हो, सब आपस में कनेक्ट होता है। जैसे आप कई बार देखो किसी ने अगर बोरिंग को ज्यादा कर लिया तो खींच लेता है पानी, इसे लोग देखते हैं आसपास बोरिंग क्या हुई उसके साथ अपनी डेप्थ ज्यादा रखते हैं। अब मैं इस बात को पढ़ाई से जोड़ता हूं, यहाँ बोरिंग के हिसाब से वहां तक जाओ जब तक वो सारा अंडरग्राउंड वाटर कनेक्ट ना हो जाए। इसका मतलब हर चैप्टर का नीचे के जो कनेक्शन होता है वहां के गहराई तक आपको एडवांस के लिए जकड़ पकड़ करनी चाहिए। टीचर, फैकल्टी, रेस्पेक्टेबल जो आपके डिलीवर हैं वो इस बात को समझते हैं, उनका अनुभव है, बस उनको फॉलो करो। लेकिन यहाँ एडवांस में पूरा अपना चांस रखना कि जब कभी कोई क्वेश्चन हो खुद करने की आदत डालना, क्योंकि एडवांस में पैटर्न भी अलग अलग तरह के होते हैं, अंदाज भी अलग अलग तरह के होते हैं, और अधिकतर क्वेश्चन बिल्कुल न्यू होते हैं, कभी पहले से मार्केट में आए नहीं होते हैं। बहुत रेयर केस में 5-10% हो सकता है पेपर जो पुराने क्वेश्चन आ जाएं, जो कि एवरग्रीन होते हैं, जिनको लाना ही पड़ता है, रखना ही पड़ता है, लेकिन हमेशा नए क्वेश्चन होते हैं अधिकतर 90%। तो आपको वहाँ पर एडवांस के हिसाब से खुद क्वेश्चन से लड़ने की आदत होनी चाहिए, पीछे पढ़ने की आदत होनी चाहिए, फाइटिंग नेचर होना चाहिए। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, जब तक चारों खाने चित न हो जाओ, कम से कम 4 अटेम्प्ट नहीं हो जाए, तब तक क्वेश्चन को प्रॉब्लम नाम नहीं देना चाहिए। ये फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। आपको मालूम फाइटर हमेशा जीतता है, और इस जीत का अलग ही मजा होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपका एडवांस का बेटा कोई सा भी हो, आपको लड़ने की आदत, पीछे पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जब आप पीछे पढ़ के देखो, हर इंसान में ऊपर वाले ने हर पावर को ऐसे दिए, पीछे पढ़ने की आदत होनी चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए, मैं करके ही मानूंगा, आई विल एंड आई कैन, एंड यू विल डू इट डेफिनेटली बाय योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ, यू कैन डू इट। सुहानी कुमार में बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ टेस्ट पे जब अच्छे नंबर नहीं आते। मैंने बता दिया बेटा, आपने सुना होगा क्यों नंबर नहीं आते, बता दिया, और ये बता दिया कि साहब ये पिक्चर है, बाकी है, ये तो रिहर्सल है, फाइनल डे हैप्पी एंडिंग करनी है। बस जो टेस्ट देने जा रहे हो तो जुनून से जाओ, एक्साइटमेंट से जाओ, फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए। टेस्ट शुड बी डियर, कभी फियर नहीं। और जब कम दिस डियर नियर, फेस शुड बी चीयर, क्योंकि उसी की तो इंतजार में पढ़ाई कर रहे हैं, उसी के लिए तो आपने पढ़ाई के हिसाब से अपने दिन की एक रूटीन, एक दिनचर्या बना रखी है, उसी का तो इंतजार करके आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं कि अगला टेस्ट आ रहा है। तो जिसका इंतजार कर रहे उसके प्रति क्या होनी चाहिए, फियरनेस, उत्सुकता होनी चाहिए, या डरावना मन में होना चाहिए और आना जाए, अरे आना है इसको, तो उसका तो वेलकम करना है। ऐसा नहीं चलना है कि टेस्ट से पहले की रात, मान लो संडे को टेस्ट है जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज है टेस्ट से पहले की रात, कल क्या होगा मेरे साथ, जगना होगा पूरी रात। आगे दिमाग नहीं देगा कभी साथ, लॉक कर लो मेरी बात, क्योंकि आपने दिमाग का ध्यान कहाँ रखा, इसको प्रॉपर रेस्ट कहाँ दिया। अरे टेस्ट से पहले की रात तो घोड़े बेच के सोने की रात होनी चाहिए, जितना था पढ़ लिया पढ़ लिया, कल टेस्ट है, कल उसका दीदार करना है, अरे उसके लिए तो सब कुछ चल रहा था, कल उसका दीदार करना, उसके लिए एक्साइटमेंट होना चाहिए। जैसे टेस्ट से पहले की रात आ जाए, घोड़े बेच के सो जाओ और बोले कल मुलाकात होगी, और फिर अंदर आना चाहिए, आज है टेस्ट से पहले की रात, कल होगी असली मुलाकात, घोड़े बेच के सोऊंगा पूरी रात, सोऊंगी पूरी रात, तब जाके बनेगी बात, दिमाग भी देगा पूरा साथ, चाहो तो कर लो अच्छी मुलाकात, आपका आपसे परिचय करा देगा ये तरीका। इसलिए बेटा जो भी आप हैं सुहानी कुमारी, इस बात को समझना, नाम भी सुहानी है, आपके लिए टेस्ट का सफर सुहाना हो जाएगा। टेस्ट को फियर लेके मत चलो, जितनी तैयारी हो गई उसकी वसूली करनी, बस ये लेके चलो। कौन एग्जाम कह रहा है कि आपको पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है, अरे जितना आता उसकी वसूली करना आना चाहिए, जितना आना चाहिए
पेपर आपको लगता है अगर मेरा 85% का है, 15% नहीं आता, कोई बात नहीं, 85% का है और अटेम्प्ट किया उसके हिसाब से, टाइम तो उतना ही मिलेगा ना। ढंग से क्वेश्चन को पढ़ के, समझ के, सोच के किया, ऑप्शंस को भी ढंग से चारों को देख के, एनालिसिस करके फाइनली कंक्लूड किया कि ये आंसर होगा, तो कोई गलत कैसे होगा? मेमोरी उस पर आपने को टिक ही नहीं किया, बिल्कुल पूरा अलर्ट होके, फोकस होके, कंसर्न होके आप चल रहे हो, तो बताइए उस 85% का लगभग 84%, 83% आना चाहिए ना। ये नहीं अटेम्प्ट किया 85% और आया 60%, कहाँ गया 25% जो आपका अधिकार था? वो पर्दे में रह गया, उसको ढूंढो। पेपर कितना परसेंट का है बेटा, सब ध्यान सुनना, उसके हिसाब से आउटपुट होना चाहिए। अगर आपका पेपर 85% का है तो 84, बस 85 के बीच में परसेंट होनी चाहिए। एक भी कोई सिली मिस्टेक है, खतरा आपके लिए मंडरा रहा है। हम तैयारी कर लेंगे 15% की बाद में, आगे हमारे पास है रिवीजन का टाइम, कर लेंगे, लेकिन आज जितना तैयार होके गए हैं उसमें अंदर से आना चाहिए। जब टेस्ट देके उठो तो अंदर से कूल फीलिंग आनी चाहिए, बस इससे ज्यादा मेरे नंबर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आता वो मेरा कोई छूटा नहीं, तरीका इतना रखा अनूठा कि कोई मुझसे रूठा नहीं, और जो मुझे नहीं आता वो नहीं आता, लेकिन जो मुझे आता उसके नंबर पूरे आएंगे। ये कहलाएगी आपकी एफिशिएंसी 100%। इसलिए कई बार आपके पेपर पे लिखा जाता है कि हैव कंट्रोल, हैव पेशेंस, हैव कॉन्फिडेंस। ये आपस में कनेक्टेड है। जो कंट्रोल करता है ना, हैव कंट्रोल, वही पेशेंस बरत पाता है। जो पेशेंस बरतता है ना, वही तसल्ली से क्वेश्चन को करता है। जो उसको आता है तो उसका क्वेश्चन भी सही हो जाता है, तो उसका विश्वास बढ़ जाता है, यस जो मुझे आता है उसके नंबर भी आते हैं, वो मेरे से गलत नहीं होता है, तो कॉन्फिडेंस आता है। और जब ऐसे चलेंगे, कंट्रोल करते हुए चलेंगे, लालच से बचेंगे, तो फिर जो आता है उसको पेशेंस से करेंगे, तसल्ली से करेंगे, और धैर्य का फल तो हमेशा मीठा होता है। पेशेंस से तो हमेशा कुछ ना कुछ, कैसे भी कह दो, रिजल्ट पॉजिटिव होता है, सक्सेस हमेशा मिलती है। जो चीज़ आपकी बनी वो आपको जरूर मिलती है। तो इस लाइन को चलना है वो कंट्रोल। अब ये मत बोलना सर क्या करें, शुरुआत में कंट्रोल ही नहीं होता, और बच्चे सोचा हाँ सर क्या करें कंट्रोल नहीं होता। भाई कंट्रोल नहीं होता, हंस देते हैं, उसी में फिर फंस जाते हैं। जबकि बचपन से सिखाया डोंट बी ग्रीडी, लालच बुरी बला है। ध्यान रखना, सबको मालूम है लालच बुरी बला है, हर कोई, क्योंकि भीड़ होती है, हर कोई ने इससे टला है, लेकिन जो टला है उसी में कला है, क्योंकि जानता उसी में उसका भला है ना। कितना सिंपल सा मैसेज बचपन की कहानियों से हमको मिलता था, मौखिक शिक्षा मिलती थी, डोंट बी ग्रेडी। ये यहाँ अप्लाई करना चाहिए। जो तुम्हारा हक है उसको ही मांगो ना, जो तुम्हें नहीं आता हो तुम क्यों नंबर चाहते हो उसके? जितनी तैयारी उसकी वसूली पूरी हो जाए, बस मन में ये होना चाहिए, मेरी ये एफिशिएंसी होनी चाहिए। इनपुट के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट हो, मेरा लॉसेस मिनिमम हो। और लॉसेस मिनिमम तब होगा जब आपका यह तरीका होगा कि जितना मुझे आता है उसकी वसूली पूरी करनी है। जो मुझे नहीं आता समय के साथ उसको भी धीरे अपना बना लेंगे, धीरे धीरे उसके टाइम मिलेंगे, रिवीजन का तरीका मिलेगा। खुद से नहीं होगा, सर के सपोर्ट से करेंगे, पहले खुद के ट्राई पूरे करेंगे फाइटिंग नेचर से, और जब नहीं होगा तो सर से सपोर्ट भी लेंगे, फाइनल डे तक उसको भी अपना बना लेंगे, उसको भी स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा सुहानी। भूषण ने पूछा है पीवाईक्यू कितने इंपॉर्टेंट है। अरे भाई पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। अरे ये तो वो अनुभव बताते हैं, जैसे पिता कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, अपने अनुभव से हमको सिखाते हैं। माँ का तो अपना अलग लाडलापन होता है, प्यार अलग होता है, वात्सल्य अलग होता है, लेकिन पिता अनुशासन के लिए थोड़ा पक्का होता है। वो कहते हैं हमसे कोई गलती हो गई वो तुम मत करना, उनके अनुभव के आधार पर आपको सीख देते हैं। ऐसे ही आपके प्रीवियस क्वेश्चन बैंक ये तो आपको बताते हैं कि इसका इतिहास क्या कहता है, आपको अनुभव दिखाते हैं कि पेपर किस तरह के होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक तो करना ही चाहिए। हाँ, सालों से चल रहा है एग्जाम, तो प्रीवियस के अगर आप जो पैटर्न, अगर मैं नीट की बात करूं तो जब से सेक्शन ए सेक्शन बी हुआ है तो उतने पेपर कर लीजिए। जेईई मेंस की बात करूं तो जब से जेईई मेंस स्टार्ट हुआ है, 2 स्टेज का एग्जाम होता है, मेंस और एडवांस, उसके पेपर कर लीजिए। वो आप रिवर्स गेट डाल देना, आपका 23 फिर 22 21 कहाँ जाके पैटर्न चेंज हो गया देख लेना, 20 ऐसे आपके जेईई मेंस में। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही बात हो गई जो मैंने पहले बोर्ड एग्जाम के लिए बोला था
जिनको भी कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पेपर फ्रेमिंग के लिए भेजा जाता है, उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का 10 साल का, 5 साल का जो भी पैटर्न सेम चल रहा है उसके हिसाब से दिया जाता है। वो उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो सकता है डिक्टो भी दे दें, और कई बार हल्का सा बच्चों को चेक करने के लिए कोई क्रैमिंग करके आंसर कर याद करके तो नहीं आ गया, रट्टा फिक्शन तो नहीं आ गया, तो उसमें डेटा को चेंज कर देते हैं। कई बार पूछने का तरीका बदल देते हैं, जो दिया है उसको पूछना में ले आते हैं आस्किंग में, और जो आस्किंग है उसको गिवन में ले आते हैं, ताकि चेक करते हैं कि आपने होशोहवास में क्वेश्चन को वापस ढंग से पढ़ा नहीं पढ़ा। ये नहीं पहले दिमाग में ये तो करा हुआ है। जब भी एग्जाम देने जाओ, कोई भी सामने क्वेश्चन हो, पूरा अवेयरनेस रखो, अलर्टनेस रखो, पूरा अपने को फोकस रखो, तसल्ली से उस क्वेश्चन को फ्रेश मानकर वहीं पे ढंग से अंडरलाइन करके पढ़ो। मत सोचो कि ये करा हुआ है, क्योंकि करा हुआ भी तो उसका आंसर गायब नहीं हो जाएगा, और जो थॉट है वो भी अपने आप आएगा। अगर चीज आपकी समझी हुई है, कंसेप्ट बिल्डिंग है, तो जो क्वेश्चन अगर उसको मॉडिफाई भी कर दें, कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी नहीं बदलेगी, वहां तो आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन आपको वही मालूम पड़ जाएगा फ्रेमर ने इसकी चालाकी कर दी, आस्किंग और गिवन को आपस में इंटरचेंज कर दिया, या डेटा को कुछ हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। आ रही बात समझ में? तो ये आपका तरीका होना चाहिए। PYQ भी जरूर करिए। सर एक बच्चे ने पूछा बिहार से, सर आप मुझे सोनू की तरह गोद ले लो, आपने जिस तरह पेरेंट्स की तरह उसका ख्याल रखा है, हम भी आपको अपना पेरेंट्स मानते हैं। सब मेरे बच्चों गोद में ही हो, चिंता मत करो। भले मैं ऐसे तो नहीं, लेकिन इमोशनली मेंटली आप सबको गोद ले चुका हूँ। आपको मालूम है, जब मेरा सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर के हिसाब से संबंध होने जा रहा था, तो मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या रखा था, मैंने मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, वो घबरा गए एकदम, अरे यार क्या कह रहे हो? मैंने कहा एलन पे जितने बच्चे सब मेरे बच्चे हैं और मुझे उनको टाइम देना है, क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी? तो उन्होंने उस दिन कहा था, मुझे आज भी वो दिन याद है, आपके लिए जो टाइम चाहिए बच्चों के लिए मैं बिल्कुल आपको अलाउ करती हूँ। एलन के हिसाब से आपको मैं कभी कोई रोक टोक नहीं करूँगी, और वही उनका सपोर्ट है कि आज एलन इतनी ऊंचाई तक पहुँचा है। कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल के पीछे कोई ना कोई स्त्री का हाथ होता है। मेरी सबसे बड़ी मेरी लाइफ पार्टनर, मेरे सपोर्ट उससे जो मिला, उससे आज एलन आपको इस रूप में दिख रहा है। 35 साल के सफ़र में आज एलन जो कि एक बड़ा ब्रांड बन चुका है, हर पढ़ने वाले की बच्चे की धड़कन बन चुका है, और पेरेंट्स का भरोसा बन चुका है, वो उसका कारण है। इसलिए आप मान के चलना, सब मेरे कलेजे के टुकड़े हो, सब यहाँ रहते हो, चिंता मत करो, कभी पुकार लेना बेटा, कोई भी चिंता हो मत पालना, चिंतन करना, चिंता मुझे दे देना, बस। कोई भी चीज़ हो, आप नंबर मैंने पहले ही बताया था, कोई दिक्कत हो, आप मुझको कभी ऐसा लगता हो आपको कुछ भी कि सर ये आपसे अलग से बात करनी है, तो मेरा नंबर है 9414181919। इस पर आराम से मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। और आपको मेरा ये नेचर है कि मैं या मेरी टीम का मेंबर आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सामने लेके, कैसी प्रॉब्लम है, आपकी कोई निजी बात है तो उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन देंगे, और आपके सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम है तो सबके बीच में उसका सॉल्यूशन लाएंगे, ताकि और लोगों की प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सब मेरे एडॉप्टेड है, चिंता मत करो। ये परिवार है एलन, और इसमें आप हमारे घर के ही मेंबर हैं। आरवी सिंह पूछ रहे हैं कि जब तक कोटा में था तब तक तो पढ़ाई ठीक चल रही थी, लेकिन जब से कोटा से घर वापस आए सब कुछ ब्रेक हो गया है, कैसे सब कुछ सही करें? बेटा बहुत सीधी सी बात है, आप यहाँ लगातार पढ़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका एक रूटीन हो गया था, यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ के माहौल में आप ढल चुके थे, आप यहाँ के कहते हैं ना हैबिचुअल हो चुके हैं, यहाँ पे आपके आदत में आ गए थे आप, और आपने एकदम बोला कि अब मैं घर चला गया। क्यों भाई? घर कब जाना है? जब वो सपना हकीकत में बदल जाए तब जाना है। अभी आपने कोर्स खत्म हो गया और आप घर चले गए। कई बच्चों की आदत होती है, सब लोग इस क्वेश्चन के जो मैं जवाब दे रहा हूं उसको अपने दिमाग में बैठाना, जब तक उस पैटर्न पर आपके सारे टेस्ट न हो जाएं जिसके लिए आपको फाइनल एग्जाम देना है, तब तक मान के चलना अभी आपका पूरा कर्तव्य, आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई। अपने प्रति ईमानदारी से वो फाइनल डे तक चलना, और उसके बाद जब ये आ जाए दिन कि अब तो फाइनल डे जो एग्जाम का सेंटर है वहां जाना है, तब यहां से निकलने की बात दिमाग में लाना, क्योंकि ये बच्चों मेजर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी का कोर्स कभी भी खत्म हो, जो मेजर टेस्ट होंगे ये तो अलग अलग फेस अलग अलग टाइम पे चालू हो रहे हैं। एंथ्यूज का बच्चा 12 रनिंग अलग है, कहीं पे लीडर बोलते हैं, कहीं अचीवर बोलते हैं, कहीं कोई और बोलते हैं। किसी भी जगह आप पढ़ रहे हो, इनडायरेक्टली कह रहा हूं, सबका एग्जाम तो एक ही दिन होगा ना,
सबके लिए एग्ज़ाम एक ही होगा, एक जैसा होगा, पेपर वही होगा। तो आपको जब तक उस पूरे सिलेबस के हिसाब से अपने आप को ढंग से एग्जामिन नहीं कर लो, टेस्ट नहीं कर लो और उसके हिसाब से पूरा कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, तब तक आपको नहीं जाना चाहिए। वापस से आ जाओ और उसी माहौल में चलो, वही आपका रूटीन चलना चाहिए। विद्यार्थी का जो पार्ट था वो आपने बीच में छोड़ दिया। आपके साधन आपके पास थे, सुविधा आपके पास थी, समय भी सबके लिए बराबर है, लेकिन आपकी सनक यहाँ बीच में रुक गई। थोड़ा सनकी बनो, थोड़ी पढ़ाई के साथ अपनी दीवानगी रखो। सनक सवारी नहीं होनी चाहिए। जब तक कि मैं फाइनल एग्जाम के दिन का टाइम नहीं आ जाएगा, वो फाइनल डे नहीं आ जाएगा, तब तक जहां मैं निकला हूं उस सपने को लेकर वहां से वापस आने की कल्पना भी नहीं करूंगा। शरीर को लेकर जाना तो बहुत दूर की बात है। करिए, वापस से आप उसी माहौल में आ जाएंगे, वापस मोमेंटम आ जाएगा, वापस वही आपको एक लगेगा अरे यार वापस लाइफ उसी अंदाज में हो गई, और पढ़ाई में आप अपने को एंजॉय करेंगे, पढ़ाई को फन महसूस करेंगे। ठीक है बेटा, मैं तो बोलूँगा तो बन जाएंगे डॉक्टर आरवी सिंह, या जो भी आप IITN इंजीनियर जो बनना चाहते हो, वो नाम गोल्डन और आपके आगे लग जाएगा। रजा कह रहे हैं लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम झारखंड। बेटा आपको भी, आप सबको आई लव यू के हिसाब से ऑल पार्ट ऑफ माई हार्ट। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके साथ था, आज हूं और हमेशा रहूंगा। बस मुझसे कोई बात ऐसी मत छुपाना, पेरेंट्स से मत छुपाना जिसमें आपको अंदर घुटन हो और आप अपने को अंदर कमज़ोर खोखला करते चले जाओ। जितनी जल्दी आप उसको अपने के बीच, अपने वेल विशर के बीच में सामने ओपन फॉर्म में लेके आ जाएंगे, उतनी जल्दी आप अंदर से वापस से हल्के हो जाएंगे। विकास राजेश ने पूछा है, बहुत फनी क्वेश्चन, ठंड में ठंड बहुत लगती है, लेजीनेस फील होता है, पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन क्या तरीका अपना है कि एनर्जेटिक बने रहें। आहा, ये तो मैंने भी हाल जवाब दिया है। सर्दी का मौसम तो ऐसे होता है, लगता है रजाई में बस चले जाए, रजाई आपको आगोश में ले लेती है, कब खराटे आके सो जाते मालूम नहीं पड़ता। अजी, पढ़ाई बिस्तर पे होती है क्या? टेस्ट बिस्तर बैठ के दोगे क्या? अरे नाम ही बेड है, बेड तो बेड स्टडी। आपको बस ये देखना है कि जब पढ़ना है तो पढ़ाई करनी है। और ठंड, सर्दी का मौसम, अरे स्कूल में भी याद करो हाफ ईयरली एग्जाम कब होते थे? सर्दी में तो होते थे। और हाफ ईयरली में लपक के पढ़ाई करके एग्जाम को पास भी किया होगा। भले हो सकता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर या और पहले स्कूल को अप्रैल मई से मान लो, तब तक पढ़ाई नहीं करी होगी। लेकिन जब एग्जाम हाफ ईयरली पास आते हैं, वही आसपास दशहरा दिवाली के बाद, तो फिर लग जाते हैं और लपक के पढ़ाई करके उस एग्जाम को भी फोड़ के आ गए थे। पढ़ाई सर्दी क्या, सर्दी ऐसा सीजन है, ऐसा मौसम है सर्दी का, जिसमें हर तरह की कैपेसिटी इंसान की बढ़ जाती है। सबसे पहले जो आपने बोला सर, नींद ज़्यादा आती है। दूसरा, भूख भी ज़्यादा लगती है। जब भूख ज़्यादा लग रही तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिल रही, ज़्यादा फ्यूल मिल रहा है, तो आपका स्टेमिना ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, तो जो काम करना है उसकी भी आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसलिए सबसे अच्छी पढ़ाई भी, अगर विद्यार्थी की बात करूं, हमेशा सर्दी में होती आई है, हमने करी है, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। इसलिए सर्दी का मौसम पढ़ाई का मौसम। सर्दी में बस अपने शरीर को आलस से बचाने का तरीका क्या है वो आपको देखना है। बिस्तर में बैठ के पढ़ोगे, कब सो जाओगे? पहले बैठोगे, पोस्टर बदलता जाएगा, धीरे धीरे बैठने से लेटने पे आ जाओगे, लेट के पूरे लेट जाओगे, लमलेट होकर सो जाओगे। लेकिन अगर वही बैकबोन स्ट्रेट और टेबल कुर्सी के साथ कुर्सी पे बैठे हो और वहीं बैठ के पहले सोच लिया कि जब तक ये छोटा टारगेट सोचा है पूरा नहीं हो जाएगा, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, तो सर्दी वर्दी कुछ महसूस नहीं होगी। अरे सर्दी क्या, गर्मी क्या, जो भी चीज़ महसूस नहीं होगी। एक हल्का सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिग बी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, एक बात बता रहा हूँ, एक बिग बी का फैन, बीच में हल्का सा ब्रेक चल रहा था, वो ऐसे ही देखने गया कि यार वो बिग बी कहाँ चले गए अभी हाल, तो वो कहीं पर अगले शॉट के हिसाब से एक जगह कुर्सी पे बैठे हुए थे, उस पर कंबल ही कंबल उन पर डले हुए थे, गर्मी का मौसम, कंबल डले हुए, पता नहीं पिक्चर में क्या सीन होगा। तो जाके उनसे पूछा, सर आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही क्या? इतना गर्मी का मौसम, इतने कंबल डाल रखे हैं आपके ऊपर। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सोचूंगा तो लगेगी। ये है सोच की ताकत। अगर आपने सोच लिया अंदर आगे पढ़ाई के लिए, तो सर्दी वर्दी सब काफूर हो जाएगी। अगर आपके अंदर है कि अगला सीन मुझे अच्छा करना है, टाइम बचा के करना है, एक बार में शॉट क्लियर करना है, एक बार में एक्शन लेना है, तो वो कंबल की गर्मी भी महसूस नहीं होगी। इसलिए थोड़ा अपने सोच को चेंज करो। और ये पढ़ाई के लिए सर्दी का मौसम अच्छा है, इसमें आराम से, अगर घर में हो
तो मम्मी से बोलो गोंद के लड्डू बनाए, बादाम का हलवा खिलाए, पिंड खजूर का दूध पिलाए। और अगर जहाँ पर कहीं हॉस्टल में रह रहे हो, घर छोड़ के बाहर आए हुए हो और वहाँ रह रहे हो, तो मेस वालों से बोलो या अपने खुद खर्चा कर लो। बादाम का हलवा नहीं तो बादाम अखरोट की जो चीज़ें हैं ये सर्दी में ज़्यादा खाने में आती है, इनसे आपके दिमागी ताकत तो बढ़ेगी। और वैसे अपन फ्यूल ज़्यादा ले रहे हैं, भूख अच्छी लगती है, वो भी अच्छी बात है। और जो नींद की बात है तो आप इसके अंदर ये ध्यान रखना कि हमारे पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा टाइम, जब आपको लगता है कि यार अब थकान आ रही है, बस सो जाइए। कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप सुबह का टाइम पढ़ाई में यूज़ करेंगे उतना पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। उसमें अपने सर्दी के हिसाब से थोड़ा अपने को गर्माहट में भी रखिए ताकि सर्दी न लगे, आप आराम से सुबह टाइम से उठ भी जाएं और आपके गर्माहट रहे तो आपको बारी रजाई भी याद नहीं आए। आजकल बच्चे आराम से मोजे ही पहन लेते हैं, अच्छी तरह से जर्किन वर्किन पहन लिया, कैप भी लगा दिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ तक कि कान को भी कवर कर लिया, पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। जहाँ सर्दी का जैसा मौसम उसके हिसाब से उस तरह से अपने को पहनावा रखना पड़ेगा। लेकिन ये मत बोलो, ये अपने केवल एक साइकोलॉजी फीलिंग है। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक की बात करें तो जब मन आपने पक्का कर लिया नहीं यार पढ़ाई तो करनी है, तो फिर सब के ऊपर आप हावी हो जाएंगे। फिर जो मन आपको डावाडोल कर रहा था ना, बारी बार बिस्तर क्यों ले जा रहा था, वो आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। सर डर बहुत लग रहा है, ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, इस वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। बेटा जो भी पूछ रहे ना, लास्ट ड्रॉप है, ड्रॉप मत बोला करो वरना लोग आपको ड्रॉपर से पुकारेंगे। सबसे पहले तो बोलो जिंदगी का 1 साल डिवोट कर रहे हैं, तो जहाँ डिवोशन से कोई काम करते हैं वहाँ सक्सेस जरूर मिलती है। अब आता है ये मेरा लास्ट ड्रॉप है, हो सकता है पैटर्न के हिसाब से आपका लास्ट चांस हो, ड्रॉप मत बोलो, ये मेरा लास्ट चांस है। बोले अब तो बोला जी मेरा अंतिम मौका है, अब मैं कोई मौका छोड़ूंगी नहीं, किसी तरह कोई धोखा होने नहीं दूंगी। जो जो पहले गलती हो गई उसका ध्यान रख के अगला कदम रखूंगा जो भी है। अब आती बात क्यों डर लग रहा है, बोले डर नहीं, अलर्ट होके चल रहे हैं। कहते हैं डर के आगे जीत है। और मैं तो कई बार कहता हूं, कोई कहते हैं डर गया वो मर गया, जो डर गया वो लौट के घर गया, और जो हिम्मत कर गया वो बहुत कुछ कर गया। हिम्मत की तो कीमत होती है। करना क्या है, अभी एफर्ट्स करने, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, रिजल्ट तो छोड़ देना है समय पर और ऊपर वाले पर। ईमानदारी से अपनी जो कैपेसिटी एबिलिटी उसके हिसाब से अपने बेस्ट एफर्ट्स करने, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अपना बेस्ट फोकस में होना चाहिए कि पढ़ाई को फोकस में रख के रूटीन को मेंटेन करना है। कहीं पर टाइम किलिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे पैसा कहीं खो जाता है तो हम कैसे ढूंढ लग जाते हैं, अंग्रेज कह गए टाइम इज मनी, मैं कहता हूँ टाइम इज बेटर देन मनी एंड इट इज हनी। समय बहुत प्यारा भी है और समय पैसे से बहुत ज़्यादा कीमती भी है, बस उसकी कद्र करना सीखना है। आप कह रहे हो, आप बोलो इसको मैं अंतिम मौके को तो अपने लिए लाइफ का गोल्डन ईयर बनाऊंगा। अब जो आपके लास्ट ईयर की पढ़ाई है उसमें क्या क्या गलती हुई थी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। रास्ते में कोई घबराहट होनी नहीं चाहिए, अरे रास्ता जाना पहचाना है। जो पहली बार चल रहा है उसको लगता है कि अनजान रास्ता, क्या मालूम उसमें कहाँ दिक्कत आ जाए। आपका तो देखा पड़ा, आपको तो मालूम कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ बच के निकलना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिछली बार क्या क्या गलती से क्या क्या नुकसान हुआ, इसमें से कोई गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। तभी आप वास्तव में इंसान कहलाएंगे। कौन है इंसान, जो ठीक कर ले अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। सबसे पहले तो जो भी गलती होगी इसको स्वीकार करने की प्रकृति होनी चाहिए। और मैं कहता हूं गलतियों से बड़ा कोई टीचर नहीं, बस गलतियों को जो खुद ने करी है उसमें स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान गलतियों से बहुत सीख सकता है। अब आपको खुद को मालूम है अपना मिरर कि आपके जो आपने 2 साल लगा उसमें आपने क्या क्या करे से डिस्ट्रैक्शन हो गए, क्या क्या आपके ट्रैक से डाइवर्ट हो गए, उसके कारण कहाँ का लॉस हुआ वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और जहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से कहीं आपने सब्जेक्ट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग टाइम नहीं दिया, पढ़ाई नहीं करी, तो उसका ध्यान रखिए। ये ध्यान रखना ऊपर वाले ने सबको ये बुद्धि इतनी दी है और समय इतना दिया है कि जो वो ठान ले उसको अपना करके दिखा सकता है। और आपके पास तो अनुभव है 2 साल का, उसका अनुभव का भी यूज करिए। ये सोचिए उनसे बहुत आगे हूं जिनको ये पहली बार ट्रैक पे चल रहे हैं। मेरे पास 2 साल का अनुभव है और साथ साथ मुझे मालूम है क्या क्या गलती हो चुकी है जिससे मेरा नहीं हुआ। एडिसन को मालूम था कि वो सबसे पहले बल्ब बनाने वाला है, खोज उसने करी थी, लेकिन मालूम कितनी बार फेल हुआ था। इतनी बार फेल हुआ कि उसने पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, बोले पागल हो गया, बावला हो गया। किसी ने पूछा
तेरे को सबने अकेला छोड़ दिया, तेरे को क्या लग रहा है? बोले कि मेरे से जल्दी बल्ब बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मुझे वो तरीके सबसे ज़्यादा मालूम है जिससे बल्ब नहीं बनता, इसलिए बल्ब सबसे पहले मैं ही बनाऊंगा। और बना दिया उसने बल्ब। इससे आपके अंदर आना चाहिए कि मुझे मालूम है कौन कौन तरीके से मेरा रास्ता रुक गया था, मंजिल नहीं पहुंच पाया था या पहुंच नहीं पाई थी। अब मेरे को ये जो साल का डिवोशन है वो तो पक्का मेरे को मंजिल तक पहुंचाएगा। बाकी पढ़ाई, सब्जेक्ट, जो बातें हैं मैंने बताई है उसको फॉलो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ढंग से करो, सब्जेक्ट को बिल्कुल बैलेंस लेके चलो, ऑलराउंडर लेके चलो, सब्जेक्ट को नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ो। जो भी आपकी कमियां हैं उसको पर्दे में छुपाओ मत, कहीं हेजिटेट मत करो, फाइटिंग नेचर रखो। ये सब बातें रखोगे। एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अगर आप जेईई मेंस के हो तो केमिस्ट्री के लिए, अगर आप नीट के हो तो स्पेशली बायो के लिए, नंबर 2 पे केमिस्ट्री के लिए। ये सब बातें मालूम है, ब्रॉड सेंस में मैंने आपको बोल दी है। बाकी आपको कुछ और बातें चाहिए तो मैंने कई सेशन लिए, उनको भी देख सकते हो और आपको लग जाएगा कि यार जब चाहे, कहते जब जागो तब सवेरा। समय कभी कम नहीं पड़ता, समय कभी छोटा नहीं होता, हमारी सोच छोटी हो जाती है। इसलिए कभी मत सोचो कि इस बार क्या होगा, बोले इस बार तो होगा ही, पक्की बात है। रौनक ने पूछा ऑल टाइम पॉजिटिव कैसे रहें? लो भाई, अरे सबसे पहले देखो, हमेशा ऑल टाइम क्या, हर पल हम पॉजिटिव होते हैं। और तुम्हारा बावला मन हमको नेगेटिव कर देता है। बताओ कैसे? ऊपर वाले को थैंक्स देना चाहिए मिस्टर रौनक कि ऊपर वाले ने जो हमें जिंदगी का तरीका दिया, सिलसिला सांसों का, उसमें हर पल हम इनहेल करें कि एक्सेल करें, हर पल हम पॉजिटिव होते हैं। हम सब की बायोस्फीयर के हिसाब से बॉडी बनी हुई है। हमारा सब्जेक्ट वाला बायो नहीं हो, लेकिन हमका बायोस्फीयर के पार्ट हैं और एक ही सबके लिए बॉडी के हिसाब से बायोलॉजी की थ्योरी काम करती है। वो क्या है? आप इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन लेते हो, एक्सेल करते हो तो CO2 बाहर निकालते हो। और आपको मालूम है कौन है ऑक्सीजन? एक पॉजिटिव एनर्जी का इंडिकेटर। कौन है CO2? एक नेगेटिव एनर्जी का इंडिकेटर। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हो तो आप नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हो, नेगेटिव वाइब्स को बाहर निकाल रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल रहे हो। यानी एक्सेल में आप पूरा नेगेटिव बाहर निकाल रहे हो, तो कुल मिला के क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। और जब इंटेक कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, तो ऑक्सीजन को ले रहे हो, यानी पॉजिटिव एनर्जी को ले रहे हो, पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव थॉट्स को, पॉजिटिव वाइब्स को अंदर ले रहे हो। कुल मिला के क्या ले रहे हो? और पॉजिटिव हो रहे हो। तो एक्सेल हो तो भी पॉजिटिव हो रहे हो, इनहेल हो तो भी पॉजिटिव हो रहे हो। कुल मिला के हर ब्रीथिंग पर आप पॉजिटिव हो रहे हो, यानी जिंदगी जी रहे हो तो हर पल पॉजिटिव हो रहे हो। तो ये तो मन में आना नहीं चाहिए कि कैसे अपने को रखे पॉजिटिव। क्यों हो जाते हैं हम नेगेटिव, ये सोचो। जबकि हर पल सांस के दौरान पॉजिटिव हो रहे हैं तो हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि हम जल्दी से अपने रिजल्ट को देखने लग जाते हैं। वो हमारा फ्यूचर, जो नहीं हुआ वो हमारा पास्ट। लेकिन है किस में? जिंदा, प्रेजेंट में। काम किस में करना है? प्रेजेंट में। और चक्रव्यूह किसका चल गया? आने वाला कल फ्यूचर या बीता हुआ कल पास्ट। इसलिए हम हो जाते हैं नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहना है तो सांसों के सिलसिले के साथ हमेशा प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। अपने पर हर सांस से आप बोल्ड भी रहेंगे, कॉन्फिडेंट भी रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे और मन में यही लेके चलेंगे एक समय के साथ कार्य करना है, समय के साथ एफर्ट्स करने हैं, रिजल्ट पॉजिटिव पक्का होगा, क्योंकि मेरे को हर पल सांस ने पॉजिटिव रखा है। पहले से रिजल्ट मत सोचिए, पहले से पुरानी बात को वापस से मत सोचो रिपीट हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या। ये जो है ना लूजिंग का फेलियर, मतलब कह दो ये जो आपका सबसे बड़ा जो है, क्या लूज ना हो जाए। अभी मैंने एक बात बोली थी, वही वापस बोल रहा हूं। जो हमारा सबसे बड़ा डर होता है, फियर ऑफ लूजिंग, वो हमें अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए पहले से मत सोचो इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये रिजल्ट पहले सोच लिया। क्यों नेगेटिव कर रहे हो? क्योंकि हम जैसा सोचेंगे, ये ऊपर वाले ने हमारे ब्रेन को ऐसा बनाया। बच्चों ध्यान से सब लोग बात को सुनना, ये आगे लाइफ में हमेशा काम आएगी। ऐसा बना है कि इससे जो चाहो कर दोगे। बस एक चीज सोचे, थॉट आपको जो शुरू में लोगे उससे डिसाइड होगा कि रिजल्ट पॉजिटिव या रिजल्ट नेगेटिव। जस्ट लाइक कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर को बनाया किसने? इंसान ने। कंप्यूटर की तो हर चीज फाइनाइट है, कितने भी गीगाबाइट बोल दो तो भी इसकी मेमोरी क्या फाइनाइट है। लेकिन ऊपर वाले ने इस ब्रेन को बनाया इंसान के लिए, क्या हर चीज के लिए इनफाइनाइट। लेकिन बस एक चीज रख दी, सोच क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रेन उसकी प्लानिंग चालू कर देता है। वो उसके लिए प्लानिंग करके उसको फॉलो करता है। धीरे धीरे हमारे अंदर उसी तरह के जो विचार आते हैं
वही विचार हमें आसपास दिखने लगते हैं, धीरे आसपास हमें वो माहौल दिखने लगता है और कुछ देर बाद हम वही महसूस करते हैं जैसा हमने सोचा था। अब मान लो आपने सोचा, सपोज नेगेटिव सोचा, यार मेरा 2 साल से नहीं हुआ, मुझे लगता है इस बार भी नहीं होगा। क्या सोच लिया? नेगेटिव। तो ब्रेन ने कहा ओके, तुम चाहते नहीं होगा, ठीक है, कंफर्म। और भाई आपने ऐसे सोचा होता, नहीं यार 2 साल कुछ कम ही रह गए यार, इस बार सब अच्छा एनालिसिस कर लिया है, पूरा पोस्टमार्टम कर लिया है, पूरा मिरर क्लियर है, कहाँ कहाँ पे हॉलो ब्लॉक्स हैं, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, सब मालूम है, ढंग से कैसे भरना है, पूरी प्लानिंग कर रखी है, इस बार तो कोई कसर छूटेगी नहीं, कैसे नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। और अंदाज से आपने स्टार्ट किया तो फिर आपका जरूर होगा, क्योंकि ब्रेन ने देखा आपकी प्लानिंग पॉजिटिव है, मैं कर सकता हूँ, इस बार तो पक्का करके ही मानूंगा, और उसके हिसाब से प्लानिंग हो गई। ये यूनिवर्स का भी रूल है, ये ब्रेन का भी तरीका है। जैसा हम सोचते हैं वैसा रिफ्लेक्ट होकर आता है। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो यूनिवर्स से रिफ्लेक्ट होकर पॉजिटिव आएगा, अगर आपने नेगेटिव सोचा तो रिफ्लेक्ट होकर नेगेटिव आएगा। ऐसे ही ब्रेन ने, मान लो आपके सामने सपोज कोई बच्चा कह रहा बायो, ओ बायो, जूलॉजी, बॉटनी, अथाह समुद्र, इतना बड़ा सिलेबस, इतना लिटरेचर, क्या करें, कैसे करें, कौन कैसे याद को होगा, और उसमें कोई चैप्टर बड़ा हो तो उसमें बोले इसका तो बच्चों को इतिहास कहता है, कोई याद ही नहीं कर पाता, और आप बोले मुझसे नहीं होगा। तो ब्रेन ने आपकी बातों को फॉलो किया, आपने बोला अच्छा नहीं होगा, तो उसने बोला आपके कंफर्म छाप लगा दी, अब तुम कितना ही पढ़ लो वो तुमसे नहीं होगा। और वही आप पॉजिटिव सोच करते, अरे क्या रखा है बायो वायो में, लोगों बड़े बड़े महाभारत के हिसाब से गीता, रामचरितमानस, रामायण, कुरान, बाइबल, ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ याद हो जाते हैं, ऐसे हॉली बुक्स को कंठस्थ कर लेते हैं। तो बताइए इस छोटी सी बुक बायो का क्या मजाल है? अरे मैं तो सजी हूं, लिविंग, ये नॉन लिविंग, निर्जीव, जब चाहूं इसके जितने पन्ने पलट के यहाँ सबको बैठा सकता हूं, बैठा सकती हूँ। तो आपकी सोच क्या होगी? हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। आप उस बायो को भी टिप्स पे ले आएंगे, तभी तो बच्चे बायो में इसको पूरे में से पूरे ले आते हैं। है बच्चों, केवल एक साइकोलॉजी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक रूप से ये हमारा मन, इसने पॉजिटिव सोचा तो हमारा हर काम पॉजिटिव होगा, इसने नेगेटिव सोचा तो शुरू से पहला कदम नेगेटिव होगा। प्रयास ने पूछा है, नीट क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी की ओल्ड बुक पढ़ें या फिर नई वाली बुक पढ़ें, क्योंकि नई वाली बुक में काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। देखो बच्चों को सिलेबस चेंज किया जाता है कई बार, ये सिस्टम जो है सो है, कुछ भी चेंज हो, क्या अकेले आपके लिए नहीं हुआ है। बस आपको स्मार्ट रखना चाहिए, या सिलेबस को अगर बता दिया कि कुछ कम किया गया है या कुछ चेंज किया गया है, तो जो सिलेबस अब है वो जिस एनसीईआरटी में है, वो नई बोलो कि ओल्ड बोलो, बिल्कुल सामने रखी हुई कोई बोलो, जिसमें है उसको ढंग से करना है। कम से कम पहले तो ये स्मार्टनेस होनी चाहिए कि सिलेबस से फैमिलियर जो बात है उसमें कुछ नहीं छोड़ना है। हमारा प्लान फैमिलियर सिलेबस जो हमारे एग्जाम के लिए, उससे पूरा हमको ढंग से फैमिलियर होना है, उसको पहले पूरा कवर करना है। एनसीईआरटी का आपका वर्जन ओल्ड न्यू, ये देखो सिलेबस क्या है, जिसमें है उससे कर लीजिए, उसको ओल्ड न्यू मत बोलिए। और कंटेंट के हिसाब से आपको लगता है कुछ हटाया गया है तो जो अब है उसमें करिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई सिलेबस को ढंग से सिस्टम ने बताया कि हम ये इतना हटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो जो आपके पास अब कंटेंट की बुक आएगी वो आपके लिए ज़्यादा ऑथराइज्ड है। वैसे भी एग्जाम भी टेस्टिंग वाले होते हैं, इसलिए आप इसमें फंडामेंटल ब्रॉड फॉर्म में नॉलेज को ज़्यादा कवर करें। सबसे पहले जितना है सिलेबस में उसको पूरा कवर करें, एक जगह आप वर्टिकल के साथ डेप्थ मत जाओ, फंडामेंटल लेवल पूरा कवर करें, ब्रॉड सेंस में कवर करें। फिर समय होता है तो उसकी गहराई के साथ वर्टिकली भी जाइए, फिर वहाँ पेनिट्रेशन भी करिए। तो जो आपके पास आज सिलेबस, अगर मान लो नीट में इस बार सिलेबस को कुछ, तो जो अब नई एनसीईआरटी आई है अकॉर्डिंग रखा है, और अगर आपको लगता है कि आपके पास एनसीईआरटी पुरानी में से कुछ हटाया गया है तो किसी से लेकर आप उसको टिक करके बना सकते हो। आपके अंदर आएगा और ये एनसीईआरटी तो इतनी चीज़ तो पढ़नी नहीं, तो एक साइकोलॉजी आ जाएगी और ये आपका सिलेबस कम हो गया। और अगर नई बुक ले सकते हो तो उससे पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी बायो के लिए ढंग से करिए, बारी बार करिए, बिल्कुल उसको टेक्स्ट बुक मान के चलिए, उसको बायो की बाइबल मान के चलिए, कुरान मान के चलिए, गीता मान के चलिए, कुल मिलाकर उसको आपको टिप्स पे लाना है, बारी बार रिवीजन करके। और बच्चों कोई क्वेश्चन? आज तो शुरुआत हुई है, काफ़ी समय आपका ले लिया मैंने, लगभग 1 घंटा हो चुका है, लगभग 5:05 पे स्टार्ट किया था, 6:05 होने वाला है। कोई और बात हो बताइए। ये शुरुआत हुआ है, अभी आज अपन ने
नॉर्मली कोई से भी क्वेश्चन ले लिए हैं, लेकिन अगला जो हमारा नया साल 2024 लगने वाला है, इसमें हम पहले से बता देंगे कि इस संडे, क्योंकि अब मिलेंगे आपसे हैशटैग आस्क बीएम सर एनी क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। टॉपिक बोल दिया एकेडमिक, पूछिए एनी क्वेश्चन। टॉपिक बोल दिया सब्जेक्ट फिजिक्स, पूछिए एनी क्वेश्चन। टॉपिक बोल दिया सर कैरियर गाइडेंस टॉपिक है, पूछिए एनी क्वेश्चन, ताकि अपने आप को तैयार कर लो। 5-6 दिन के सफर में आपके जो जिस तरह के टॉपिक जुड़े क्वेश्चन को तैयार कर लो, और फिर आपको संडे को मिलेंगे। हर सप्ताह का जो 7वां दिन रविवार होता है, संडे होता है, सन को ध्यान रखते हुए, और वो हमारा सूर्य जो एनर्जी का सोर्स का भंडार है, उससे शाम को 7 बजे मुलाकात करेंगे, जोश होश की बात करेंगे, खुलकर आपसे जो आपकी प्रॉब्लम उसको तुरंत वहीं सॉल्व करेंगे। बस ऐसे चलते रहेंगे। अब चलें साथ तो रुकेंगे ना हम, पक्की बात है। आगे चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मुस्कुराते सफ़र को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब जाते जाते नया साल आ रहा है, तो बस आज शुरू मैंने आती बोला था, कोई भी आपकी बैड हैबिट्स हो उनको छोड़ो। नया साल का पहला नया दिन जो सबसे शुरुआत का दिन होगा, कहते हैं उस दिन जो करोगे साल भर वो आपके साथ रहेगा। तो 1 जनवरी 2024 को क्या क्या अच्छा कर सकते हो वो सोच के प्लानिंग कर लेना 31 की रात को, और 1 जनवरी को उसको करने का प्रयास करना। क्योंकि ऐसा कहते हैं, बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हैं कि आपने पहले दिन, जो साल का पहला दिन है, उसकी जो शुरुआत हो रही साल की, उस दिन जो आप करते हो वो साल भर आपको महसूस होता है। तो अगर आपने किसी का अच्छा भला कार्य कर दिया, किसी को आपकी किसी एक्टिविटी से खुशी मिल गई, किसी के आपने हेल्प कर दी, आपने कोई अपनी बुराई छोड़ दी, जो भी ऐसा कुछ करोगे तो उससे आपको अंदर हैप्पीनेस, एक अलग सी खुशी महसूस होगी, ठीक है बच्चों। चलिए, और आगे आपको कोई भी क्वेश्चन वेश्चन हो तो नेक्स्ट टाइम, पक्की बात है, क्योंकि समय आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इंजन चलता रहेगा, आपके लिए टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। अभी आपके पढ़ाई का जो प्लानिंग है उसमें आज मैंने आपका शनिवार को ये लगभग 1 घंटा लिया है। कहीं भी किसी का टाइम ड्रेन हुआ तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन बच्चों, हमारा सफ़र अब चला है तो एग्ज़ाम तक तो चलेगा ही, फिर आगे आप जिस मुकाम पर जा रहे हो, अपना घोंसला बनाना चाहते हो, जो अपना आगे आपका घर के हिसाब से आपका एड्रेस होगा, वो मेडिकल कॉलेज हो, आईटी कॉलेज हो, वहाँ भी आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, पक्की बात है। तो बी बोल्ड, बी कूल, बी रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट एंड बी पॉजिटिव। बस इसको लाइफ को अपने 5 खास हेल्पिंग टूल लेके चलो। ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग फेस।